नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जिस चीज की संभावना जताई जा रही थी, आशंका जताई जा रही थी, वो आखिर हो ही गया। इजराइल के साथ अमेरिका जो है वो इजराइल ईरान युद्ध में जो है वो कूद पड़ा है। अब वो सीधे तौर पर शामिल हो गया है। अमेरिका का दावा यह है कि उसने ईरान के जो है वो परमाणु ठिकानों पर, 3 परमाणु ठिकानों पर अटैक किया है, और ये जानकारी खुद ट्रंप ने ट्वीट करके दी। अब क्या माना जाए सर, जंग का रुख अब किधर जाता हुआ दिखेगा? क्योंकि आपने तो लंबे समय तक जो है वो डिफेंस कवर किया है। अब क्या होगी ईरान की मानसिकता? ईरान तो कह रहा है कि शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। तो अब अगर ईरान इस तरीके से है, तो क्या मान लिया जाए कि इस जंग में अमेरिका का जो कुछ होना हो, लेकिन इजराइल को तो ईरान खत्म करके ही छोड़ेगा? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती कि अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति, जो खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार खुद ही घोषित करता हो, और वो पूरी दुनिया की जो विश्व शांति है उसके लिए सबसे बड़ा खलनायक बनकर के सामने आ जाए। आप एक बात बताइए, ईरान जो है न्यूक्लियर जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसका सिग्नेटरी है। उसकी सारी की सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो आईएईए के लगातार ऑब्जर्वेशन में है। कंप्लीटली वो सारी चीजें जैसा वो चाहते हैं उसके हिसाब से चीजें चल रही है। कहीं कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि ईरान जो है आईएई के समेत कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के थ्रेशोल्ड पर है। कहीं ऐसा कुछ भी कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। उसके बावजूद जिस तरीके से अनप्रोवोक्ड पहले 13 तारीख को इजराइल से वो करवाया, अटैक करवाया यूनिलेटरली, और अब जाकर के जब इजराइल फंसता हुआ दिखाई दिया तो अब ट्रंप खुद मैदान में आ गया। तो ट्रंप खुद मैदान में क्यों है, इसकी तो एक लंबी कहानी है। ब्लैकमेलिंग किस तरीके की है, एप्स्टीन फाइल्स का क्या रोल है, इजराइल कैसे बिल्कुल फंस के खड़ा हो गया था बीच में, वो सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन हकीकत क्या है राम प्रकाश जी, ये चीज देखनी पड़ेगी आपको कि ट्रंप ने अपनी एक इस कार्रवाई से पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया। वो कैसे? लोग इसको थोड़ा सा अतिशोक्तिपूर्ण मानेंगे, लेकिन देखिए आप, अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट तो ईरान हमले की स्थिति में नहीं है, बहुत दूर है ईरान से जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो मिडिल ईस्ट में जितने भी उसके एयर बेसिस हैं, दुनिया भर की फैसिलिटी है जो अपने अमेरिका की, अब चूंकि आपने घर में घुस करके ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया है, तो क्या ईरान को यह अधिकार नहीं है कि वो हमलावर का जवाब दे? और जब वो जवाब देगा किसी तीसरे देश के अंदर, तो क्या ये न्यूक्लियर जो थर्ड वर्ल्ड वार की थ्रेशोल्ड पे दुनिया नहीं खड़ी हो जाएगी? वो देश उसको किस रूप में लेगा, अमेरिका किस रूप में उसको लेकर के? तो पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर लाके पटक दिया ट्रंप ने। और मामूली सी चिंगारी पूरा उसका मिडिल ईस्ट का, पूरी दुनिया का क्या हासिल कर सकती है, वो आने वाले दिनों में दिखाई देगा। आपका सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, और आज पूरी दुनिया की नजर भी इस पे है कि इसका इजराइल पर क्या असर होगा। देखिए, ईरान को पिछले 13 तारीख से आप लगातार देख रहे हो किस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, और बहुत सक्सेसफुली काफी हद तक रिटेलिएशन किया है उसने। जो ईरान के जितने भी इजराइल के मेन सिटीज हैं उन सबको टारगेट किया है। हाइफा से लेके, तेल अवीव से लेके, यरूशलेम से लेकर के कोई ऐसा एरिया नहीं है इजराइल का जहां पर जो ईरान की पहुंच से बाहर हो या जहां उसकी मिसाइलें नहीं लगी। और दर्शक साथियों के लिए एक ताजी खबर ये बता दूं कि जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो 4:30 बजे आज सुबह भारतीय समय के अनुसार 4:30 बजे अमेरिका ने हमला किया था तीनों न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर। तब से लेकर के अब तक करीब 9 घंटे बाद जो ईरान ने जितना जबरदस्त रिटेलिएशन किया है इजराइल के ऊपर, वो अब तक का सबसे बड़ा हमला है। 14 शहरों पर 26 मिसाइलें अभी तक गिर चुकी है। और जो मैं कह रहा था दर्शकों के लिए जो नई चीज है, जो आयरन डोम जो इनके ऊपर, जो इजराइल के ऊपर पूरे का पूरा है, अगर आपको ध्यान हो तो उसका जो सक्सेस रेट था, वो जब ये युद्ध की शुरुआत हुई थी तो 90% के आसपास था। यानी कि 90% एरियल ऑब्जेक्ट्स को रोक पाता था। आज 13 तारीख से लेकर आज युद्ध का 10वां दिन है, 9वां दिन, तब तक उसकी जो रेट है वो 90 से घट करके 65% पे आ गई है। यानी कि जो आयरन डोम से लेकर के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम थे वो बहुत बुरे तरीके से हाँफ रहे, और जो काउंटर करने के लिए जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनकी संख्या भी लगातार कम होती जा रही है और उनकी एफिकेसी भी कम होती जा रही है। और अगला जब आप देखेंगे कि जो अगला कदम अब होगा, ईरान अमेरिका पे तो बहुत सोच समझ के, अमेरिका का आपको इतिहास देखना पड़ेगा, अमेरिका ने जहां भी आज तक युद्ध किए हैं वो इसी तरीके से पागलपन में किए हैं, और कभी उसको किसी युद्ध में जीत नहीं मिली आज तक, क्लियर जीत इसको आप कहेंगे। उसके बावजूद वो हमले करते हैं, लेकिन ईरान को कोई जल्दी नहीं। ईरान अपना सोच समझ के अपना समय लेगा, सारी चीजें करेगा, जहां तक अमेरिका का सवाल है। लेकिन इसराइल पे जो उसने आज रिटेलिएशन किया है वो इसकी पूरे संघर्ष की अब तक का सबसे बड़ा रिटेलिएशन है। और करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग अलग अलग जगह पे घायल हुए हैं,
और मिसाइल स्ट्राइक्स काफी इफेक्टिव रहे आज हाइफा से लेकर के तमाम जगह पर। तो इजराइल, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, बहुत छोटा देश है और वहां जो ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है सिविल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का, बाकी चीजों का, और वो सारे का सारा विजिबल है। तो रामप्रकाश जी, जो इजराइल की जनता के ऊपर जो इसका इम्पैक्ट है ना, उसको केवल एक ये इम्पैक्ट मत देखिए, उसका एक सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट है। जो इजराइल पूरी दुनिया को, पूरे मिडिल ईस्ट को जो विध्वंस करके जो आनंद लेता था, आज उसकी जनता की मनस्थिति क्या है। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ये हो सकता है। और अभी तक तो इजराइल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स 2 या 3 ही यूज की गई है। जब फतेह मिसाइल चलेगी तो उसमें आपकी एडी कितना इफेक्टिव रह पाएगी, क्योंकि उसकी जो स्पीड ही 6 से 7 मैक के आसपास है। हवा हवा में जो ध्वनि की वो स्पीड है उससे 7 गुना तक, 16-17 हजार किलोमीटर पर आवर। और उसका आप देखिए वो रेडार पे बहुत कम पकड़ में आती है, क्योंकि वो नीचे उड़ती है। एंडो एटमोस्फियरिक और एक्सो एटमोस्फियरिक का सवाल नहीं है उसका, वो इतना जल्दी स्पीड से जाती है, उसकी स्पीड इतनी फास्ट है कि जो आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, जो पूरे अमेरिका में, जो इजराइल में जो सायरन बजते हैं, वो सारे के सारे उनको समय नहीं मिल पाता। एयर डिफेंस की तो आप बात छोड़ दीजिए, काउंटर अटैक की तो बात छोड़ दीजिए। तो वैसी सूरत में इजराइल के ऊपर आज सबसे बड़ा, मैं तो ये कहूंगा, ये जो अमेरिका ने जो आज हमला किया है, कहने को न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, उसने इजराइल के लिए कहीं ना कहीं बहुत बुरी खबर ये है कि आने वाले समय में इजराइल का अस्तित्व अपने आप में बहुत बड़े खतरे में आ सकता है, अगर अब भी अमेरिका बाज नहीं आया और पूरा विश्व बिरादरी अगर इस मामले पे एकत्र नहीं हुई तो। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया था पहले ही युद्ध के, जब अभी अमेरिका की एंट्री नहीं हुई थी, तभी ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका इस युद्ध में आया तो हम उसको भी दुश्मन की तरीके से ट्रीट करेंगे। इसका मतलब क्या अब ये माना जाए कि ईरान जो है अमेरिका पे भी हमले करेगा, और कायदे से तो उसको भाई किया ही जाना चाहिए जिस तरीके से वो पहले से कहता आ रहा है, लेकिन इसके पहले हमला करे ना करे वो तो बात की बात है। अभी ही अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है इस चीज के लिए कि आपने बिना पूछे बिना बताए ईरान पे अटैक किया कैसे। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप की मुश्किलों को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं रामप्रकाश जी, ट्रंप पहले से बहुत भारी दिक्कत में, हमने पहले भी चर्चा की कि 20 जनवरी को जब उनका इनॉग्रेशन हुआ, बावजूद भी उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दिया। नहीं, वो ब्लैकमेलिंग का शिकार है ना, आप समझिए बात को। जैसे आपके यहाँ एक अडानी फैक्टर है हर चीज के अंदर, चाहे अमेरिका के अंदर हो चाहे इजराइल के अंदर हो, वैसे ही वहां पर एक और फैक्टर है, वो है एप्स्टीन फैक्टर। एप्स्टीन फाइल्स के अंदर एलन मस्क ने खुल करके बताया, ट्वीट करके बताया बाकायदा, और वो ट्वीट 3 दिन के बाद हटा, अगर आपको याद हो। और एलन मस्क भी हमराज थे ट्रंप के, ये मत भूलिएगा, ट्रंप के सबसे क्लोज लोगों में से एक थे। और ओवल ऑफिस को उन्होंने अपने बच्चों का प्लेग्राउंड बना रखा था, अगर आपने देखा हो तो वो व्यक्ति ही वाज प्रीवी टू एवरी सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रंप। तो जब वो जिस चीज के प्रति प्रीवी है, तो आपको क्या लगता है नेतन्याहू नहीं होंगे, इजराइल नहीं होगा? और इजराइल का तो पूरा खेल ये है कि इजरायली कंपनियां पूरी की पूरी लॉबिंग करती हैं, अपने मोसाद के थ्रू तमाम तरह के गेम करती हैं पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका में भी करती हैं। और नेतन्याहू के पास सारी की सारी डर्टी फाइल्स जितने भी हैं वो ट्रंप की हैं। नहीं तो आप एक बात बताइए मुझे, परसों वो क्या कह रहे थे? 48 घंटे पहले उन्होंने ये कहा था कि अगले 2 हफ्ते हम देखेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। मैंने तब भी आपको ये कहा था, अगर आप प्रकाश जी ध्यान करिए, ट्रंप कभी भी भरोसे लायक आदमी नहीं, वो जबरदस्त आर्म ट्विस्टिंग का शिकार है। नेतन्याहू के लिए राजनीतिक तौर पर सर्वाइवल का सवाल है, इजराइल के अस्तित्व का सवाल है, और वो जिस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग कर रहे थे, वो पूरे अमेरिका में उसका विरोध हुआ। अगर आपने देखा, उन्होंने कहा कि अमेरिका की नीति क्या होगी ईरान इजराइल में, वो अमेरिका तय करे, इजराइल तय ना करे, नेतन्याहू तय ना करे। लेकिन हुआ वही जिसका अमेरिकियों को भी डर था, कि नेतन्याहू ने जो बाजू मरोड़ी, उसका शिकार होकर के इन्होंने 48 घंटे, जब आप घोषणा कर रहे हो कि 2 हफ्ते देखेंगे और 48 घंटे पूरे नहीं हुए, उससे पहले आपने अटैक कर दिया। इसका मतलब साफ है कि ट्रंप का रिमोट 100% जहां तक इजराइल का मामला है वो इजराइल के पास है। ट्रंप डरे हुए हैं, ना उनको अपने संविधान की चिंता है। अमेरिकन संविधान उठाइए आप, उसमें 2 टूक शब्दों में लिखा हुआ है, कोई भी इस तरह का एक्शन उसको लेने के लिए ऑथोराइज्ड केवल और केवल अमेरिका की कांग्रेस है। तो संविधान विरोधी कदम एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, वो भी किया है नहीं किया पता नहीं, सिचुएशन रूम में बैठे और वहां पर वो पूरी ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स क्रिएट करते हुए, और वही अगर आप इसकी पूरी सीक्वेंस जोड़ेंगे ना रामप्रकाश जी, पूरे ऑपरेशन की, तो एग्जैक्टली जो आपका ऑपरेशन सिंदूर और इनका जो ये कल इन्होंने आज सुबह 4:30 बजे किया है, आप देखिए क्या है। दोनों एक दूसरे को चेतावनी दे रहे थे लगातार, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। उस तरीके से वो हुआ, सिलेक्टिव टारगेटिंग की गई, यहां भी सिलेक्टिव टारगेटिंग थी, वहां भी सिलेक्टिव टारगेटिंग थी। उसके बाद बिना कोई ग्राउंड असेसमेंट डैमेज की क्या रिपोर्ट आई? ग्राउंड डैमेज की रिपोर्ट आने में 10 से 12 घंटे लगते हैं, क्योंकि सैटेलाइट पिक्चर्स और दुनिया भर की,
किसी चीज का इंतजार नहीं किया, तुरंत करके ये फोल्डो इज ओवर, फ्लाई इज दिस, फलाना इज, जैसे यहाँ पे अपने यहाँ होता है, तो सारी की सारी चीजें तुरंत अपनी विक्ट्री घोषित कर दी। उसके बाद कि अब हमले जारी रहेंगे अगर इन्होंने रिटेलिएट किया तो पूरी एक रिजेम्बलेंस देखिए ऑपरेशन सिंदूर की भी और ट्रंप की कार्रवाई की भी, कि दोनों के दोनों बड़बोले थे, दोनों ने चीजों को प्रीएम्प्ट किया। और अब तो खबर ये भी आ रही है कि ईरान को पहले सूचित कर दिया था, अगर आपने अभी ताजा खबर देखी हो तो। वैसे ही जैसे जयशंकर ने क्या कहा था, ट्रंप के वॉर रूम में मौजूद होने की तस्वीरें भी जो है वो मीडिया में चलवाई जा रही है। और नहीं, वो बाहुबली दिखाया जाएगा ना, वो जो अपने यहाँ होता है, जैसे कि पूरी रात सोए नहीं, एक एक चीज को ऊपर ध्यान रखे हुए थे, पूरी सेना को वो कर रहे थे, बादलों के अंदर से रेडार जाएंगे, मौसम कैसा है, वो सारी कहानियां बिल्कुल सेम, कंप्लीट सिमिलरिटी है। और ये भी कह दिया कि हम अभी अटैक नहीं करेंगे। भारत का भी आपको ध्यान होगा कि हमारा वन ऑन था और टारगेटेड था टेररिस्ट कैंप पे, उन्होंने कहा हमारा न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे था, और अब हम नहीं करेंगे जब तक सामने वाला रिटेलिएट नहीं करेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए राम प्रकाश जी, आप मेरे ऊपर हमला करेंगे, मैं खाली बैठूंगा क्या? और क्यों बैठूंगा? क्या मेरे पास साधन नहीं है क्या? तो रिटेलिएशन पक्का होगा। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। वो ईरान ये देखेगा कि उसको एस्केलेशन कितना करना है, और उसका सबसे बड़ा पैरामीटर क्या होगा कि वो इजराइल को कितना जबरदस्त सबक सिखा पाता है आने वाले कुछ दिनों में। अमेरिका से सीधा पंगा लेने की बजाय वो जितनी बार आप इजराइल की पूंछ में आग लगाओगे, वो ट्रंप की पूंछ में लगेगी। ध्यान रखिएगा, ये जितना इजराइल को हिट करेंगे, तो इजराइल को हिट करना आसान है, इजराइल को हिट करने से एस्केलेशन नहीं होता है। जो आपका नुकसान होना था वो हो गया। अभी तक भी जो ईरान से रिपोर्ट आई, आपने देखा, तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला हुआ। उसके बाद किस तरह की भगदड़ मचनी चाहिए थी, किस तरह का परमाणु विकिरणकार, सारी चीजों का कहीं कुछ आपको दिखा? ईरान के अंदर सब कुछ ऐसे चल रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब ट्रंप जो है मोदी की तरह पहले ही प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, हमने 100 आतंकवादी मार दिए, हमने 9 कैंप ध्वस्त कर दिए, फला कर दिया, जबकि ग्राउंड डैमेज की असेसमेंट रिपोर्ट नहीं आई। तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी में है कि अपनी विक्ट्री क्लेम करो, मिशन पूरा करो, छुट्टी करो। लेकिन ये मिशन पूरा तब होगा जब ईरान और इजराइल या तो टेबल की बातचीत पर आए, और नहीं तो जो परिस्थितियां वो सारी दुनिया देख रही है। ईरान के लिए फिलहाल इजराइल को हिट करना सबसे आसान है, क्योंकि वो उनकी रेंज के अंदर है, उसको उनकी फॉल्ट लाइंस का भी पता है, सारे टारगेट्स क्लियर हैं, और पूरे का पूरा जो जियो स्टैटिस्टिक्स जिस तरीके की है, उसमें उनके पास हैंड्स ऑन है इजराइल का। जहां तक सवाल है अमेरिका पे हमला करना या ना करना, फिर वही बात होगी कि क्या ईरान भी एस्केलेशन पे आ गया है। उस पर डिपेंड करेगा चाइना का क्या रुख रहता है, रशिया का क्या रुख रहता है। वो निश्चित तौर पे इसको कंडेम करेंगे जो अमेरिका ने किया है, लेकिन वो कितनी मदद करने की स्थिति में हो। जैसे ट्रंप खुल करके मैदान में आ गए और उन्होंने 3 परमाणु साइट्स पे हमला कर दिया, तो वो उस तरीके का करेंगे या पैसिव सपोर्ट करेंगे या डिप्लोमेटिक सपोर्ट करेंगे, वो सारी चीजों के बेसिस पे तय होगा कि अमेरिका से बदला ईरान तत्काल लेगा या समय के साथ लेगा। ये निश्चित मानिए कि इजराइल को बख्शने वाला ईरान नहीं है। जो खामनेई ऑलरेडी जो है जेरूसलम पे, तेल अवीव पे, हाइफा पे, इन सब पे हमले तेज कर दिया है ईरान ने। सर एक और चीज है, जरा समझ लें हम कि अब ये जो हमला हुआ और अमेरिका ने जो हरकत की है, वो भी तब जब खुद IAEA ने ये मान लिया था कि भाई उसके पास कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं है कि ईरान जो है कोई परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम चला रहा था। इसके बाद अमेरिका ने एयर स्ट्राइक क्यों की, क्या जरूरत थी इसकी? और ये जो हरकत है अमेरिका की, इससे मिडिल ईस्ट के जो इस्लामिक देश हैं, अब उनका समर्थन धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया है। यमन ने सीधे ऐलान कर दिया है वहां की आर्मी ने कि लाल सागर में जितने अमेरिका के जहाज हैं, लड़ाकू उनके विमान हैं, युद्धपोत हैं, उन सबको हम सीधा हमला करके उड़ा देंगे, और वो कार्य उसको शुरू करने जा रहा है। तो ये जो परिस्थितियां हैं अब ईरान के लिए ज्यादा फेवरेबल हो गई हैं, लामबंद होंगे ये देश, और इसमें रूस और चीन के लिए जो है चीजें आसान हो जाएंगी। बड़ा मौका आ जाएगा अमेरिका के सामने खुद को मजबूत साबित करने के लिए, स्थापित करने के लिए। नहीं, देखिए ईरान क्यों हमला क्यों किया, इसका एक लाइन का जवाब है कि ट्रंप सीधे सीधे नेतन्याहू की ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए हैं, और ये हमले का फैसला ट्रंप का नहीं है, ये नेतन्याहू का फैसला है। इसमें कहीं कोई गुरेज मत रखिएगा, कोई शंका मत रखिएगा। बहुत भयंकर डेस्परेशन में थे नेतन्याहू, वो अपने पूरे देश को बर्बाद होते हुए देख रहे थे जिस तरीके से ईरान के हमले हो रहे थे। और वही आपने देखा होगा, मैंने कल भी चर्चा की थी आपसे कि पूरे इजराइल के अंदर अलग अलग ग्लो शाइन बोर्ड लगे हुए थे, मिस्टर ट्रंप, मिस्टर प्रेसिडेंट, फिनिश इट नाउ। तो वो एक तरीके का माहौल बनाया जा रहा था एनवायरमेंट बिल्डिंग के जरिए, और उसी का ये परिणाम हुआ कि उन्होंने कहा कि हम 14 दिन ऑफिशियली व्हाइट हाउस में कि 2 हफ्ते तक हम इंतजार करेंगे। लेकिन 2 हफ्ते में तो इजराइल निपट जाता,
तो नेतन्याहू की जो डिस्ट्रेस कॉल जिस तरीके की थी, और उसके पास जो ब्लैकमेलिंग का सामान मौजूद है, कितनी वीडियो है उसके पास ट्रंप की, एप्स्टीन फाइल का क्या क्या कागज उसके पास है, तो ट्रंप तो मतलब आप समझिए ना कि वो कागज अगर बाहर आ जाए तो ट्रंप का क्या हाल हो। तो ये सारा फैसला किया है इन्होंने, नेतन्याहू ने सारे डिक्टेट कर रहे। आप मुझे एक बात बताइए राम प्रकाश जी, 15 तारीख को जो अमेरिका और ईरान की बात होनी थी फाइनल परमाणु प्रसार पर, कि भाई इसको हम कार्यक्रम को रोकेंगे, उससे पहले 13 तारीख को हमला करने की जरूरत क्या पड़ी इसराइल को, क्यों किया उसने हमला, जब वो बातचीत ऑलरेडी चल रही थी। और बातचीत में जो वार्ताकार शामिल थे उन सबको एक झटके में मार दिया। ईरान की पूरी टॉप मिलिट्री लीडरशिप मार दी, इंटेलिजेंस लीडरशिप मार दी। तो ये प्रोवोकेशन क्या, आपको क्या लगता है इजराइल ने अपने आप कर दिया क्या? क्या ट्रंप इसमें शामिल नहीं? 100% ट्रंप के इशारे पर हुआ है। और ट्रंप अभी भी इसको मामले को कुछ दिन लटकाना चाह रहे थे, लेकिन नेतन्याहू के पास जिस तरीके का उनके खिलाफ सबूत और सारी चीजें हैं, उस ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर के उनको अपना ये एक्शन प्रीएम्प्ट करना पड़ा। अमेरिका के अंदर बहुत जबरदस्त विरोध ट्रंप का होगा। उनका परसों भी हमने बात की थी, पॉपुलरिटी रेटिंग 52 से घट के 38 पे ऑलरेडी आ चुकी है। इवन रिपब्लिकन्स खिलाफ थे कि दूसरे की लड़ाई में हम क्यों जाए, डेमोक्रेट तो खिलाफ है ही। तो इसकी बहुत भारी कीमत ट्रंप को अपने लोकल जो पॉलिटिक्स है वहां, उसमें उनको अपनी पॉपुलरिटी के उस पर भी और ओवरऑल भी। और ये मत भूलिएगा अगले साल चुनाव भी है संसद का वहां पे जो मध्यावधि चुनाव होते रहते हैं बीच में, वो चुनाव अगले साल। तो रिपब्लिकन्स का तो जो होगा तब देखा जाएगा। आपने कहा मिडिल ईस्ट के अंदर क्या होगा, मिडिल ईस्ट के अंदर ट्रंप का जो भी खेल है या अमेरिका का जब से भी खेल रहा है, वो सारा इजराइल के जरिए रहा है। अब इजराइल खुद इतने बड़े उसमें युद्ध में फंस गया है कि उसके लिए अपने अस्तित्व का संकट है। बाकी जो देश है उनमें अब बिल्कुल क्लियर कट पोलराइजेशन आपको देखने का मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे देश अमेरिका के खिलाफ सीधी लड़ाई में ना आए, लेकिन दूसरी तरह की समर्थन बहुत तरह का होता है। जैसा आपने कहा लाल सागर के अंदर मूवमेंट नहीं होने देंगे और उस तमाम खाड़ी के अंदर वो नहीं जाने देंगे, और इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे होगा, खासतौर पे भारत पे होगा। जो तेल हमारा है 25% के आसपास वहीं से आता है, तो वो अगर बंद होगी तो तेल की कीमत बढ़ जाएगी। तो क्या हम ट्रंप की बाजू मोड़ने से हमें अमेरिका से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, लंबे रूट से आना पड़ेगा? तो बहुत तरह की इसकी वो चीजें हैं। लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि अब दुनिया के अंदर बिल्कुल वर्टिकल डिवीजन ये होगा कि कौन ईरान के साथ है और कौन अमेरिका के साथ है। ये इसमें अब क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं बचेगी। इस्लामिक कंट्रीज का क्या रोल रहता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि ट्रंप लगातार जिस तरीके से सऊदी अरब और ये सब खेल कर रहे थे बैठ के बीच में, वहां घूम के भी गए, बाकी चीजें, बिजनेस इंटरेस्ट सब जगह, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें। तो बेसिकली क्या है कि जो गरीब देश हैं उन पर इसकी मार पड़नी निश्चित है। अब जो हालात बढ़ेंगे, आपको पता है एनर्जी सप्लाई महंगी हो जाएगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, क्रूड महंगा हो जाएगा, गैस महंगी हो जाएगी। तमाम भारत का तो आपको समझिए ना कितना बजट है इसके ऊपर, जो तेल की कीमत पर डायरेक्टली अटैच होता है। पूरी दुनिया मंदी की आट उसमें भी आ सकती है, क्योंकि ये हालात जल्दी काबू आने वाले हैं नहीं। जिस तरीके से खामनेई ने आज 2 टूक एक बात कही है कि शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे, तो इसमें कोई शक मत मानिएगा आप। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर इजराइल को निपटा दिया तो आप क्या समझ रहे हैं, इजराइल निपटा तो क्या नेतन्याहू निपटे? सीधा अमेरिका निपटा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर फिर उनके पास कोई हिटमैन नहीं, उनके पास कोई और बाउंसर नहीं। तो अब जो है ईरान की सारे इस्लामिक देश जितने भी ईरान के साथ आएंगे, उनका सिंगल पॉइंटेड एजेंडा रहेगा कि इजराइल को निपटा लो। और ये आदर्श मौका है। और अकेले इजराइल अगर ईरान के साथ होता है तो आपने लगातार देखा अब तक 13 तारीख से अब तक कि ईरान कहीं भी पीछे नहीं रहा है। अमेरिका का तमाम वरदस्त इजराइल पे होने के बावजूद, आयरन डोम होने के बावजूद, थर्ड मिसाइल सिस्टम होने के बावजूद, एयर डिफेंस मजबूत होने के बावजूद, सारे अमेरिकन इक्विपमेंट होने के बावजूद ईरान कहीं भी पिछड़ा नहीं। और आज सुबह उसने फिर दिखा दिया। और आज एक और गजब की बात हुई, जब 1-2 शहरों पर इजराइल पर मशीन वो गिरी मिसाइलें, तो जो वार्निंग सिस्टम आता है, वार्निंग सिस्टम बोल गए, जवाब देंगे। और इजराइल के हाथ पैर फूले हुए कि अर्ली वार्निंग सिस्टम ने क्यों नहीं वार्निंग दी, वहीं पे लोग घायल हुए। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया 90% जो डिफेंस थी वो 65 पे आ चुकी है। और इस तरीके से अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम भी अगर जवाब देने लग जाएंगे, फिर सोचिए इजराइल का क्या हाल होगा, फिर जन हानि कितनी होगी। अब एक चीज और है सर, अब जब अमेरिका ने सीधा अटैक कर ही दिया है, और दूसरा एक और 2 चीजें, हम लोग पहले से ही अमेरिका में ट्रंप साहब का विरोध देख रहे थे, फिर हमने इजराइल और यूएस का ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप साहब का विरोध देखा। अब इस एयर स्ट्राइक के लिए वहां की कांग्रेस जो है वो विरोध कर रही है पूरा ट्रंप का।
ऐसे में अगर ईरान एक सीधा हमला, छोटा हमला भी अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट कर देता है और वहां पर सीधा सीधा कुछ नुकसान हो जाता है, तो ट्रंप साहब के लिए ज्यादा बड़ा खतरा नहीं हो जाएगा ये? क्योंकि वहां पर तो भाई चाहे वो सोल्जर मरे या सिविलियन, हिसाब देना पड़ता है। भारत के तरीके से चुपचाप रहने से काम तो वहां चलता नहीं है। तो ऐसे में ट्रंप साहब के लिए ज्यादा बड़ा खतरा हो जाएगा और ईरान कहीं ना कहीं इस प्लान पे जरूर काम करेगा। राम प्रकाश जी, देखिए, अमेरिका तक जाकर के मार कर पाना हो सकता है, ईरान अभी उसको ऑप्ट ना करे। उसके लिए तमाम, एक तो मिसाइल के लिए जो कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी दूरी की, नंबर एक। नंबर दो, एफिकेसी की बात। तो अमेरिका जाने की उसको जरूरत नहीं है ना, मिडिल ईस्ट में इनके इतने अड्डे हैं, वहां पर कहीं पर भी हिट कर दो तो उससे काम चल जाएगा उनका। लेकिन ये फैसला ईरान की लीडरशिप को करना है कि अभी एस्केलेटरी लेवल को कहां तक पहुंचाना है। अभी अमेरिका से पंगा लेके आफत मोल लेना होगा। फिलहाल के लिए इजराइल प्राइमरी शत्रु है, पहले इजराइल को निपटाओ। अगर अमेरिका दोबारा बीच में आता है, क्योंकि आज देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी थी मेन। ट्रंप बड़बोलेपन में वहां पर व्हाइट हाउस में खड़े होकर के बाकायदा उन्होंने घोषणा कर दी कि तीनों को मिटा दिया है। तो अब दोबारा हमला करने का तो कोई कारण अमेरिका के पास है नहीं, या है? हालांकि ये हमला भी 100% गैर कानूनी है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से। उसके बाद इनके पास अब ये कहने को नहीं कि हम दोबारा हमला क्यों करें। वो एक ही सूरत में हो सकता है, जब ईरान उनके ऊपर हमला करे बेसिस के ऊपर, और उनको ये कहे कि हमने सेल्फ डिफेंस में किया है, रिटेलिएशन में किया है। तो ईरान समझदारी की बात यह कि पहले इजराइल से हिसाब ले। इजराइल से हिसाब लेने से भी हिसाब अमेरिका से ही होता है। लेकिन यह मत सोचिएगा कि ईरान अमेरिका को खाली हाथ जाने देगा, नो। आज की तारीख में हो सकता है इमीडिएट रिटेलिएशन ना दिखे आपको, लेकिन जब ईरान और इजराइल का मामला खत्म होने वाला होगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं अमेरिका के बेसिस के ऊपर, अमेरिका के जो तमाम प्रतिष्ठान है वहां पर मिडिल ईस्ट में, उनमें किसी एक को हिट कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। देखिए, वो बड़ा पहलवान है, वो आपके यहाँ 3 जगह हमला करके चला गया। अमेरिका जो ईरान की आर्मी है उसने स्वीकार किया कि हमने कोशिश की लेकिन हम हमले को रोक नहीं पाए। उनके पास नहीं है सिस्टम, उनके ऊपर तमाम 10 साल से आप देख रहे आर्थिक प्रतिबंध है, वहां की आर्थिक तौर पर कमर टूटी हुई। उसके बावजूद भी जिस तरीके से वो छाती तान के खड़े हैं ना, पीछे तो नहीं हट रहे। तो उसमें यह चीज साफ मानिएगा कि वो तत्काल अमेरिका से बदला लेने की बजाय इजराइल से हिसाब चुकता करने पर ध्यान देंगे। और जब कहीं दांव लगा, जब ये सारा मामला उधर होगा, तब अमेरिका जो है अमेरिका के किसी बेस के ऊपर वहां अटैक जरूर होगा पक्का, लेकिन इमीडिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे फिर एस्केलेशन बढ़ जाएगा और थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा। एक साथ 2 मोर्चों पे लड़ना पड़ेगा और दोनों ताकतवर है, इसलिए पहले इजराइल को निपटाएंगे। अमेरिका की हरकतें देखी जाएगी, वो किस तरीके की बात कर रहे हैं, तब जाकर के फैसला होगा। अभी मुझे नहीं लगता कि जो खामनेई है वो 2 मोर्चे एक साथ खोलना चाहेंगे। हाँ, ऊंची आवाज में बात जरूर करेंगे, जैसा उन्होंने कहा कि आपने शुरुआत की है, खत्म हम करेंगे। जो पोस्चरिंग है ना अपनी लोकल ऑडियंस के लिए, उसमें पूरे का पूरा ऑफेंस और एग्रेशन आपको लगातार दिखाई देगा, और ईरान कहीं भी कदम पीछे हुए दिखेगा नहीं। अभी थोड़ी देर में थोड़ा चाइना और रशिया का और लेने दीजिए, उसके बाद स्थितियां और क्लियर होंगी कि किस दिशा में मामला बढ़े। बिल्कुल। लेकिन रूस और चीन की एंट्री को कितना आप सहज देख रहे हैं कि सीधे तौर पर क्या वो एंट्री करेंगे या उससे बचते हुए दिखाई देंगे? हालांकि चुनौती तो वो पहले से दे रहे थे। नहीं, इसमें थोड़ा सा राम प्रकाश जी समझने का अंतर है। देखिए, रशिया तो खुद फंसा हुआ, आपको पता है, इसीलिए अमेरिका इतना बड़ा मिस एडवेंचर कर पाया। रशिया यूक्रेन के साथ लगातार फंसा हुआ है, उसके ऊपर भी रिसोर्सेज का दबाव है, फाइनेंशियल संकट है, तमाम तरह की चीजें। इसीलिए ये फैसला ट्रंप कर पाए कि चलो ये कर देते हैं। लेकिन चाइना भी, आपने कभी भी देखा हुआ, चाइना डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट से बचता है जहां तक उसकी कोशिश होती है। वो हर तरीके की मदद करेगा। आपने पहले भी देखा किस तरीके से उसके 3 मालवाहक जहाज आए, बाकायदा ट्रांसपोर्टर ऑफ करके, और उनमें सारा सामान, युद्ध सामग्री आई है सारी की सारी। तो अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरह की जरूरतें ईरान की हैं, कितना उसको सपोर्ट मिलता है चाइना और रशिया से। उसके बाद उनका जो वेपन सिस्टम आते हैं उससे क्या एफिकेसी बनती है इसराइल पे। तो डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। अमेरिका तो चूंकि ब्लैकमेलिंग के शिकार थे ट्रंप, इसलिए उनको डायरेक्ट यूज करना पड़ा, और उन्होंने देख लिया था कि नेतन्याहू निपटेंगे और साथ में इसराइल निपटेगा, तो उस सूरत में वो तो आ गए। लेकिन ईरान तो फिलहाल निपटता दिखाई नहीं दे रहा है, और जो विजिबल लॉस चाह रहे थे, मानिएगा आप, वो लॉस नहीं कर पाए। वरना पूरे ईरान में भगदड़ मच जाती है अब तक, रेडिएशन के कारण तमाम, वो कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ईरान ने अपना सारा जो भी फिसाइल मटेरियल था उसको कहीं ना कहीं रिलोकेट कर दिया पहले ही, उनको पता था ये होने वाला है, इसीलिए वो बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं। वरना आप सोचिए, न्यूक्लियर साइट जहां पर इतना एडवांस वो चल रहा हो, वहां पर अगर इस तरह का हमला होता है तो किस तरह की भगदड़ मचती पूरे देश में। लेकिन भगदड़, आप समझिए इस बात को कि भगदड़ ईरान में नहीं, इसराइल में मची हुई। सारी की सारी जनता बंकरों में है, मेट्रो स्टेशनों में है। ऐसी स्थिति
इजराइल ने कभी पिछले कई दशकों में नहीं देखी थी, और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय लगातार रहेगा। नेतन्याहू ने यह हमला तो करवा लिया, धन्यवाद भी दे दिया ट्रंप का, और चमचागिरी भी कर दी उनकी सारी, लेकिन इजराइल के ऊपर तो अब तक का सबसे बड़ा हमला आज ही हुआ है। उसके सारे जो आयरन डोम से लेकर के वार्निंग सिस्टम सारे बोल गए। तो ये आने वाले दिन इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती होंगी। अमेरिका हर चीज में साथ नहीं खड़ा हो सकता ना, अब किस मुंह से जाएंगे वहां पे? आपने खुद ही दावा कर दिया कि हमने तीनों न्यूक्लियर साइट खत्म कर दी, अब क्या करोगे बताओ? तो अब तो इजराइल बचे एक तरीके से। लेकिन जिस तरीके का मसाला ट्रंप के खिलाफ नेतन्याहू के पास है, वो रह करके उनको ब्लैकमेल करते रहेंगे, और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इसमें बना रहेगा आने वाले दिनों में भी, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट से। बिल्कुल, अब देखना होगा कि ये स्थिति किधर जाती है, युद्ध के हालात कैसे होते हैं। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान युद्ध बंद करे, नहीं तो हमले अभी और भविष्य में और बड़े हमले होंगे। देखा जाए ईरान कब तक जूझता रहता है, क्योंकि उसके लिए लड़ो और मारो के अलावा और कोई सिचुएशन बची नहीं है। जबकि अमेरिका के पास अभी बहुत सारी मुश्किलें हैं, ट्रंप के सामने बहुत सारी मुश्किलें हैं। ऐसे में वो क्या करते हैं उस पर भी शायद दुनिया ने नजर बना रखी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।